सास कोकिला को आया अपनी मॉडर्न बहू पर प्यार। कोकिला की बहू सुजाता मॉडर्न कपड़े ही पहना करती थी, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। पर कोकिला को इन सब चीजों से कोई ऐतराज नहीं था। तभी एक दिन कोकिला की जेठानी चेनी देवी अपनी देवरानी से कहती है कि तुझे शर्म आनी चाहिए कि तेरी बहू इतने छोटे कपड़े पहनती है और आपस में एक दूसरे से बात करने लग जाती है। तभी चैनी देवी गीता से कहती है कि अरे तू बहुत दिन के बाद आई है, आजा। अरे तू कोकिला की बहू को देखी कितने छोटे कपड़े पहनकर पूरे मोहल्ले में इधर उधर घुमा करती है। शर्म तो परिवार ने सिखाया ही नहीं है। हाँ चैनी, ये बात तो तू बिल्कुल ही सही कह रही है। हम कर भी क्या सकते हैं, बच्चे आजकल बड़ों की सुनते भी कहाँ हैं। उन सबको तो सिर्फ छोटे कपड़े और मॉडर्न ही ड्रेस अच्छे लगते हैं। पता नहीं कि साड़ी और सलवार सूट में इन्हें क्या तकलीफ होती है। अरे तुझे पता नहीं क्या, उसने तो शादी के कुछ दिन बाद से ही छोटे कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए थे। अरे हाँ चैनी, मुझे सब पता है। और कोकिला अपनी बहू से कुछ कहती भी नहीं है, वो दोनों बातें ही कर रही थी। तभी वहाँ चैनी देवी की बहू ज्योति भी आ जाती है चाय और नाश्ते लेकर। चैनी देवी अपनी बहू ज्योति को बहुत ही ताने सुनाया करती थी। वो ये नहीं देखती थी कि घर में कोई मेहमान आया हुआ है। तभी वो ज्योति से कहती है कि तेरी पल्लू सर से नीचे गिर रही है, तुझे जरा भी शर्म नहीं है क्या? एक काम कर, इतना भी सर पर पल्लू उन्हें क्यों रखा है, उसे भी गिरा दे। ये सब नौटंकी मेरे सामने मत किया कर। ज्योति बहुत ही समझदार थी। वो अपनी सास से कहती है कि नहीं माँ जी, मेरे हाथों में चाय थी इसलिए मैं पल्लू ठीक नहीं कर पाई। हाँ, ज़्यादा सफाई देने वाली मेरे सामने तू होती कौन है? और अपना मुंह कम खोला कर, समझी? कामचोर कहीं की। हमने भी बहुत काम किया है, पर मजाल है कि हमारे सर पर से पल्लू नीचे गिर जाए। तभी गीता वहाँ और आग लगाने लग जाती है और कहती है कि बस बहुओं से बहस करवा लो, ये सब तो इनका बहाना रहता है। शादी के कुछ दिन होते नहीं है कि इन्हें पल्लू रखने में दिक्कत होने लग जाती है। फिर धीरे धीरे कहेंगी कि अब साड़ी पहनने का मन नहीं करता, फिर साड़ी से धीरे धीरे सूट पर आ जाएंगी। उसके बाद सूट को छोड़कर जीन्स और टी शर्ट में आ जाएंगी। सिर्फ पल्लू की बात को ही लेकर ज्योति की सास उसे इतना ताना सुनाने लग जाती है और वो वहाँ से रोती हुई चली जाती है। फिर गीता भी अपने घर चली जाती है। चैनी देवी फिर से ज्योति पर भड़कने लग जाती है और उसे कहती है कि अब तो तेरे मन में शांति हो गई होगी ना, मेरी बेइज्जती करवाकर तू इस लायक भी नहीं है कि पल्लू को संभाल पाए। अब खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही है? ये सारे बर्तन यहाँ से लेकर जा और सारे बर्तन मांझ कर रख, समझी? जी माँ जी। चैनी देवी को मॉडर्न बहू बिल्कुल भी नापसंद थी। चैनी देवी के दो बेटे थे, एक बेटे का नाम राज था और दूसरे बेटे का नाम अमित था। चैनी देवी की बहू ज्योति बहुत ही पारिवारिक थी और जैसे जैसे सास कहती थी वो वैसा ही सुनती थी। पर फिर भी चैनी देवी उसे कुछ भी सुनाए बिना बाज नहीं आती थी। वो हमेशा ही ज्योति को खरी खोटी सुना दिया करती थी। तभी एक दिन ज्योति अपने काम को पूरा कर कर अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ा सा आराम करने लगती है। तभी ज्योति की सास उसके कमरे में आती है और उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है, महारानी को देखो तो जरा कितना आराम करके पलंग तोड़ रही है, कामचोर। वो उसे बहुत ही बंदिश में रखा करती थी। इसी तरह दिन बीतते गए और तभी एक रोज उसका देवर अमित अमेरिका से अपने घर आता है और तभी अपनी माँ से आकर बहुत बातें करता है और फिर वो अपनी भाभी के पास जाता है। अमित अपनी भाभी को बहुत मानता था, वो उसे सारी बातें बताया करता था। तभी उसने अपने भाभी से कहा कि भाभी, मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और वो जॉब भी बहुत अच्छा करती है, पर माँ से कहने में डर लगता है, पर सच में मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तभी चैनी देवी अपने बेटे की सारी बातें
बाहर खड़ी होकर सुन लेती है और अमित से कहती है कि तू लव मैरिज करना चाहता है? हाँ माँ, मैं पलक से बहुत प्यार करता हूँ। क्या आपको कोई दिक्कत है? अरे नहीं बेटा, तूने अगर कोई लड़की पसंद की है तो अच्छी ही होगी। ये सब बोलकर चैनी देवी वहाँ से अपने पति महावीर के साथ अपने कमरे में आ जाती है। वो मन ही मन में कहते हैं कि चैनी का तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि इसके कितने रूप हैं। तू तो अमित की बातें तुरंत मान जाती है। अरे बस करो, मैं तो इसलिए उस लड़की के साथ शादी के लिए मान गई ताकि हमारे बेटे को अपनी मर्जी से अकेले ही शादी ना करनी पड़े, समझे? और हमें छोड़कर कहीं वो चला ना जाए उस लड़की के साथ। इसलिए मन ना होते हुए भी मैं इस शादी के लिए हाँ कर दी, ताकि जब शादी के बाद हमारे घर में वो आ जाए तब मैं उसे बताऊंगी। जैसे ज्योति को रखती हूँ उसे भी मैं अपने कड़ में ही रखूंगी। और फिर कुछ दिन के बाद अमित और पलक की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद जब वो घर आने लगती है तब पलक अमित से कहती है कि अमित, ये लहंगा पहनकर तो मुझे बहुत घुटन हो रही है, ऊपर से इतना भारी भी है। क्या हम कहीं किसी जगह पर रुक सकते हैं जिससे कि मैं कपड़े बदल पाऊँ? हाँ पलक, रुको, हम अभी कहीं होटल में रुकते हैं ताकि तुम अपने कपड़े बदल पाओ। वो होटल जाती है और कपड़े बदलकर अपने ससुराल आती है। ठीक है, जीन्स और छोटे से टी शर्ट में, और सारी औरतें पलक को इस तरह देख रही थी और हैरान रह जाती है देखकर। चैनी देवी के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी ये सब कोकिला अपने घर से अपनी बहू दिव्या के साथ सब कुछ देख रही होती है कि मेरी जेठानी की बहू तो खुद मॉडर्न है, जो मेरी बहू को देखकर ताने कसा करती थी। मुझे तो मेरी बहू के छोटे कपड़े पहनने से कोई भी ऐतराज नहीं है, पर अब जेठानी जी को पता चलेगा। तभी चैनी देवी अपने बेटे अमित से कहती है कि ये सब क्या है? अरे माँ, ये सब तो चलता ही रहता है। इतने भारी लहंगे में पलक को बहुत घुटन हो रही थी, इसलिए रास्ते में इसने चेंज कर लिया। और पलक से कहती है कि पलक चलो अब माँ का पैर छूते हैं। चैनी देवी को पलक पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कर तो कुछ नहीं सकती थी। ये सब देखकर चैनी देवी के मन में डर सा हो गया था। वो अपने पति से कहती है कि पलक तो बहुत ही ज्यादा होशियार है, कहीं ये ज्योति को खराब ना कर दे। खुद तो मॉडर्न कपड़े पहनती है, पता नहीं आगे क्या होगा। ऊपर से कल इसकी मुंह दिखाई है, कहीं कल भी ये छोटे जीन्स और स्कर्ट पहनकर ना आ जाए, वरना पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और वो पलक के कमरे में जाती है और कहती है कि कल जो तू मुंह दिखाई में कपड़े पहनेगी वो तो दिखा जरा। वो अपनी सास को सारे साड़ी दिखाती है। हाँ ठीक है, और वो कहती है कि हाँ ठीक है माँ जी, मैं कल यही पहन लूँगी। और जब वो अपने मुंह दिखाई के लिए तैयार होती है तब सास देखती है कि उसका ब्लाउज तो पीछे से सिर्फ और सिर्फ 2 इंच का ही सिला हुआ है। और फिर उसे कहती है कि ये कैसा ब्लाउज तुमने सिलवाया है? तभी पलक कहती है कि माँ जी, ये तो मॉडर्न है, एक काम कर, तू अपने सर पर कम से कम पल्लू तो रख ले, सब कोई ऐसे देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तभी मोहल्ले की सारी औरतें चैनी देवी से कहती है कि कल तो जींस टॉप में ससुराल आई थी बहू, पर आज तो तूने इसे साड़ी पहनाना सिखा ही दिया। हाँ और नहीं तो क्या, ये घर मेरा है तो मेरे ही हिसाब से चलेगा। और फिर उसके बाद रात हो जाती है और वो सोने चली जाती है। दूसरे दिन पलक को उसकी सास बहुत ही खरी खोटी सुनाती है और पलक रोने लग जाती है। तभी वहाँ ज्योति आती है और पलक से कहती है कि अरे पलक, तुम उदास मत हो, तुम्हें पता है कि मैं तो उनसे पूछकर ही हर एक काम किया करती हूँ, बिना पूछे उनसे एक पत्ता नहीं हिला सकती हूँ, और कपड़े तो दूर की बात है। तभी पलक ये ठान लेती है कि अब इन्हें तो सबक मैं सिखा कर ही रहूंगी। तभी एक दिन वह चैनी देवी की सास जीन्स और टी शर्ट पहनकर वहाँ आ जाती है और अपनी बहू चैनी देवी से कहती है कि अब तू मुझे बता कि जीन्स और टी शर्ट में क्या दिक्कत है? क्या तू नहीं जानती कि कितनी बार हम बाइक पर सूट, साड़ी
दुपट्टा पहनकर बैठते हैं, वो सब कितनी बार बाइक के चक्के में फंस जाता है, जिससे कि कितनों की जान भी चली जाती है। और ये सब पहनकर हम फ्री होकर बैठ सकते हैं। तुम्हें पता है कि आज के ज़माने में हम जैसे पहले रहते थे वो सब भूलना पड़ता है। आज के ज़माने की सास बन और बहुओं पर अत्याचार करना बंद कर। मैंने तो कभी भी तेरे ऊपर बंदिश नहीं लगाया, ना ही तेरे साथ अत्याचार किया। बहू सिर्फ पल्लू हो या साड़ी में ही अच्छी लगती है क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है कि कपड़े खराब नहीं होते, हमारी सोच खराब होती है, समझी? अगर तू हमेशा बहुओं को कड़ में रखने की सोचेगी तो वो हमेशा तेरी बात तो मानेगी, पर तेरी इज्जत कभी भी दिल से नहीं करेगी। और फिर अपनी सास के मुंह से इन सब बातों को सुनने के बाद उसे पता चलता है कि उसने अपनी बहुओं के साथ बहुत गलत किया है। और फिर वो अपनी बहुओं से कहती है कि जिस तरह तुम लोग का मन करे तुम सब वैसे ही किया करो, और मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो। बहू तुम दोनों मुझे माफ़ तो कर दोगी ना? माँ जी, आप हम सबसे माफ़ी मत मांगिए, आपने हमें समझाया, हमारे लिए यही काफ़ी है और आप हमें समझ गई, ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैंने कहा था कि कोकिला काकी गलत नहीं है, ना ही उनकी बहू। तो खुद अपनी देवरानी कोकिला को देख, वो अपनी बहू के साथ कितनी खुश रहती है, जबकि उसकी बहू तो शुरू से ही छोटे कपड़े पहनती थी, पर इन सब चीज़ों से उसे फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए वो बहू नहीं, माँ और बेटी की तरह एक दूसरे के साथ खुश रहती है। वैसे ही तू भी अपनी दोनों बहुओं के साथ खुशी खुशी रह, जो इनका मन करे इन्हें वो ही करने दे। अगर तू इनकी इज्जत करेगी तो ये तेरी इज्जत जरूर करेंगी।